दोस्तों, बीएड से रिलेटेड आज हम लोग एजुकेशन सर्वे के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में कहता है कि परिवार के मुखिया का नाम क्या है, उनको लिखेंगे। फिर परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है उसको यहाँ पे हम लोग फिलअप करेंगे और उसके अंतर्गत वयस्क की संख्या क्या रही, बच्चों की संख्या क्या रही और उसके अंतर्गत पुरुषों की संख्या क्या रही, महिलाओं की संख्या क्या रही, ये सब फिलअप करने के बाद। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रहे कि पुरुष और महिलाओं की संख्या की कुल योग हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या के योग फल बराबर होनी चाहिए। तीसरा नंबर पर कहता है कि वो परिवार की धर्म कौन सी थी उसको लिखेंगे। फिर जाति कौन सी आती है उसको यहाँ पे अंकित करेंगे। और पाँचवा नंबर के क में कहता है कि आजीविका मतलब कि वो परिवार अपनी दिनचर्या के रूप में किस चीज़ का आजीविका के रूप में प्रयोग करते हैं या अपनी आजीविका संचालन करते हैं। दूसरा ख नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्न कार्यों में संलग्न परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है उसको हम लोग साइड में लिखेंगे। पहला पे आता है कि कृषि, व्यवसाय, नौकरी, बेरोजगारी, अन्य कोई। इसके बाद आता है कि छठा नंबर पे देखें तो वो परिवार की मातृभाषा क्या रही होगी उसको हम लोग यहाँ पे पूर्ण रूप से लिखेंगे। छठा के ख में देखा जाए तो परिवार के किसी सदस्य को ज्ञात कोई अन्य भाषा के विवरण दे, जैसे कि परिवार में कोई अन्य भी भाषा बोली जाती है या तो मैथिली, बंगाली, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी, निम्न भाषाओं को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर परिवार की मासिक आय क्या रही होगी उसको हम लोग यहाँ पे अंकित करने के बाद 8 नंबर पे पूछा गया को देखते हैं। कहता है कि आय के स्रोत क्या है, उस परिवार की आय के स्रोत क्या है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और जितनी आती है उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद फिर 9 नंबर में कहता है कि बच्चों की शिक्षा पर औसत की व्यय क्या रही होगी। तो टोटल 9 पॉइंट को भरने के बाद हम लोग फिर मिलते हैं अगली पेज पे। हमने क्रमबद्ध तरीक़ा से सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा है। आप लोग आगे के लिए तैयार रहिए। जैसा कि हम सभी ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 9 तक को समझा, अब प्रश्न संख्या 10 की बारी आती है। इसमें कहता है कि परिवार का शैक्षिक स्तर निरक्षर, साक्षर, मिडिल, उत्तीर्ण, नॉन मैट्रिक आदि स्तंभ 3 के अंकित करें। तो दोस्तों इसको हम लोग फिलअप करते हैं। फिलअप करने से पहले समझ लेते हैं। जैसे कि परिवार की सदस्य संख्या की नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और फिर उम्र की लिखेंगे। फिर उन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की है उसको इसमें लिखना है। फिर वो परिवार के मुखिया के संबंध में कौन सा संबंध स्थापित करता है उसको यहाँ पे अंकित करेंगे। और अभियुक्ति में हम लोग लिखेंगे कि वो जो व्यक्ति है उन्होंने क्या शिक्षित है या निरक्षर है या अन्य कोई कारण की वजह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है। दोस्तों यहाँ हम लोग टिप्पणी में भी भली भांति समझ सकते हैं। कहता कि यदि कोई सदस्य निरक्षर है तो अभियुक्ति के स्तंभ में निरक्षर के कारण का विवरण दे तथा दरिद्रता, बीमारी, शैक्षिक सुविधाओं की अनुपलब्धता या कोई अन्य असुविधा को हम लोग इसमें उल्लेखित कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 11 पे। 11 पे कहता है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चों की संख्या कितनी है, यानी कि उस परिवार में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चों की संख्या कितनी है वो हम लिखेंगे। अब कहता है कि वो बच्चे कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या विद्यालय में, तो हम लोग इसमें सिर्फ टिक करते जाएंगे। 12 में देखते हैं, कहता है कि परिवार के बच्चे जिन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका विवरण दे। ये था प्रारंभिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय आदि में। तो हम लोग यहाँ पर केवल बच्चों का नाम लिखेंगे और वो किस वर्ग में अध्ययन करते हैं और किस प्रकार के वो, यानी कि उच्च विद्यालय है, मध्य विद्यालय है या महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है, उसके प्रकार और उसका नाम भी हम लोग यहाँ पे विवरण में देंगे। और वो आवास से कितने दूरी पर है उसको भी हम लोग यहाँ पे अंकित करेंगे। तो मिलते हैं फिर इस चीज़ को पूरा भरने के बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने कॉलम को भर दिया है। राम प्रताप, उम्र 45 साल, प्राप्त शिक्षा इन्होंने बीएससी मैथ से किया है और परिवार के मुखिया से संबंध इनका पिता का होता है। और फिर रीता देवी, उम्र 39 साल, प्राप्त शिक्षा 12th की है इन्होंने और ये वाइफ लगती हैं। और कृष्णा जो कि 23 साल के हैं और प्राप्त शिक्षा इन्होंने बीकॉम की है
और वो सन लगते हैं इनके बेटा। और हेमा जो 19 साल की है और ये 12th प्राप्त शिक्षा है और ये बेटी लगती हैं। और इसी तरह हम लोग संख्या 11 में देख सकते हैं कि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चों की संख्या 2 है और वो दोनों बच्चे कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसी तरह संख्या 12 में परिवार के बच्चे जिन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका विवरण दें। तो इस कॉलम को भी हम लोगों ने इस प्रकार से भर के रखा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कृष्ण कुमार बीकॉम वर्ग और संस्था का प्रकार आर.के. कॉलेज है, जो कि कॉलेज आ गया महाविद्यालय के अंतर्गत और वो घर से 500 मीटर की दूरी पे है। और उसी तरह हेमा कुमारी 12th है और ये भी आर.के. कॉलेज से ही पढ़ाई कर रही है, तो ये भी घर से 500 मीटर की दूरी पे ही इनका आवास से। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग संख्या 13 में देखते हैं और इसमें कहता है कि आवास पर बच्चे कैसे अध्ययन करते हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चिन्हित करें। तो वह स्वयं अध्ययन करते हैं, इसको हम लोग टिक कर लेते हैं। फिर संख्या 14 में कहता है कि आवास के किस स्थान पर अध्ययन करते हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चिन्हित करें, इस उद्देश्य से कि वो सुरक्षित कमरे में ही अध्ययन करते हैं। इसके बाद फिर कहता है कि 15 संख्या में बच्चों की विद्यालय महाविद्यालय भेजने के लिए किस प्रकार की सवारी का उपयोग करते हैं। तो बच्चे अपने घर से 500 मीटर की आवास पे वो साइकिल से जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं कि संख्या 16 में कहा गया है कि क्या मध्याह्न भोजन या जलपान की व्यवस्था है, निम्नलिखित में से सही को चिन्हित करें। तो इसका हम लोग सीधा देख सकते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। उसी क्रम में संख्या 17 पर कहता है कि परिवार के बच्चे सामान्यतः कहाँ खेलते हैं, निम्नलिखित में से सही को चिन्हित करें। तो परिवार के सामान्यतः बच्चे महाविद्यालय विद्यालय के मैदान में खेलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाले बात है दोस्तों, ज़रा गौर से इस बात को समझ लीजिए। इसके बाद आसान है, अगला क्या पूछा जाएगा। कहता है निम्न कथनों के सामने अंकित संख्याओं में से निर्देशित विशेषताओं के औचित्य के अनुसार प्रश्नावली को वृत्त में घेर दे। कहता है नियमित के लिए हम लोग कोड 5 को यूज़ करेंगे, हमेशा के लिए 4 को यूज़ करेंगे, कभी कभी के लिए कोड 3 को यूज़ करेंगे, शायद ही कभी के लिए 2 कोड को यूज़ करेंगे और कभी नहीं के लिए कोड 1 यूज़ करेंगे। उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन है 18 संख्या में कि जिस विद्यालय या महाविद्यालय में छात्र पढ़ता है, क्या वो अभिभावकों की बैठक का आयोजन करता है। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि नियमित रूप से करता है। संख्या 5 को घेरा करेंगे। संख्या 19 में कहता है क्या परिवार के सदस्य ऐसे बैठकों में भाग लेते हैं। तो नियमित रूप से परिवार के सदस्य भाग लेते हैं। फिर 20 संख्या में कहता है कि बच्चे द्वारा आयोजित समारोह में क्या विद्यालय उन्हें आमंत्रित करते हैं। जी बिल्कुल रूप से आमंत्रित करते हैं और ये नियमित ही होती है। इसको हम लोग संख्या 5 को घेरा कर देंगे। फिर कहता है कि 20 में अपने बच्चों को शैक्षणिक समस्याओं के संबंध में क्या वो विद्यालय जाते हैं। तो नियमित रूप से जब भी सूचना मिलती है तो बच्चे की शैक्षणिक समस्याओं को लेकर के गार्जियन अपने विद्यालय या महाविद्यालय जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको नियमित के तौर पे कोड संख्या 5 को घेरा कर रहे हैं। उसी क्रम में कहता है क्या विद्यालय के शिक्षक उनके बच्चों के संबंध में उनके निवासों का निरीक्षण करते हैं। तो ये भी नियमित रूप से करते हैं। क्या विद्यालय से अपने बच्चों की शिक्षा का प्रगति प्रतिवेदन शिकायत आदि प्राप्त करते हैं। तो जी बिल्कुल नियमित रूप से जो भी शिकायत या प्रतिवेदन होती है वो गार्जियन तक पहुंचाई जाती है। यदि वो अनुभव करते हैं कि विद्यालय समुचित रूप से कार्यशील नहीं है तो क्या उन्होंने इसकी शिकायत विद्यालय अधिकारियों से की है। कोई भी गार्जियन को कोई भी शिकायत करनी होती है तो वो विद्यालय या महाविद्यालय के अधिकारियों से सीधा संपर्क या नियमित रूप से ही करते हैं, इसलिए हम लोग 5 को घेरा कर रहे हैं। और कहता है 25 नंबर का समझ लीजिए कि अपने क्षेत्र के शैक्षणिक विकास में क्या इनका योगदान है, योगदान के कारकों का विवरण दे। अब हम लोग कोई कॉलेज या महाविद्यालय में भूमिगत या धन या भवन सामग्री कोई भी अन्य वस्तु से हम लोग नहीं करते हैं, तो इसमें संख्या 1 को घेरा करेंगे, जो कि आप लोग भली भांति समझते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ कि कभी नहीं, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कभी नहीं। और फिर कहता है क्या अधिकारी विद्यालय के विकास में उसकी राय मांगते हैं। तो बिल्कुल नियमित रूप से मांगते ही हैं। और क्या विद्यालय के अधिकारी उनके गांव मोहल्ला का निरीक्षण करते हैं। तो ये भी नियमित रूप से अधिकारियों का काज होता है, वो करता ही है। तो धन्यवाद दोस्तों।